Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, लक्ष्मीकांत बुक सीरीज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे भारतीय संविधान सभा बन जाती है, कैसे देश के राष्ट्रीय नेता, कांग्रेसी नेता जिन्हें कहें, वो एक जगह बैठकर भारत का संविधान बनाने की रूपरेखा तैयार करते हैं। मुस्लिम लीग का अलगाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हो जाता है, पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में विकसित होना शुरू कर देता है, भारतीय संविधान का प्रवर्तन हो जाता है। हम 26 जनवरी 1950 के दिन पर पिछली बार आपको छोड़ करके गए थे। आज उससे आगे की बात करेंगे, संविधान की आलोचना की बात करेंगे, फिर भारतीय संविधान में प्रवेश करेंगे, प्रस्तावना को देखेंगे, भारतीय मूल अधिकारों को देखेंगे, मूल कर्तव्यों को देखेंगे और भारतीय संविधान की विशेषताओं पर बात करेंगे कि जो संविधान हमने बनाया वो कितना कारगर बनाया और उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। आज अपनी बात शुरू करेंगे संविधान की आलोचना से। आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। 51-52 में पहले राष्ट्रीय चुनाव हो जाते हैं, कांग्रेस की सरकार चुन करके आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था कि संविधान की बहुत लोग आलोचना कर रहे थे कि ये जो बनाया है और ये जो संविधान सभा है, ये अपने आप में एक ऐसी सभा है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो उसी स्वरूप में कुछ आलोचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। भारत के संविधान की पहली आलोचना तो यही थी कि ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं है, यानी कि इसके जो लोग हैं, इसमें जो लोग बैठे हैं, जो लोग कानून बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, वो दरअसल राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते ही नहीं है। कारण, क्योंकि उसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेता थे और आप जानते हैं कांग्रेसी नेता किस प्रकार से आए थे। वो नेता जो संगठन की राजनीति कर रहे थे या नामांकन के जरिए आए थे, उनको ग्राउंड पर, जमीन पर कोई समर्थन हासिल नहीं था। दूसरा, इसमें रियासतों के काफी लोग थे। हमने पहले भी देखा करीब 93 रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें होने थे। तो इतने रिप्रेजेंटेटिव जब रियासतों के थे, वो तो राजा महाराजा नवाब किस्म के लोग थे, तो वो लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। बहुत सारे इलाके ऐसे भी थे जहां पर लोग अपने जो पुश्तैनी शासक थे उनसे पीछा छुड़ाना भी चाहते थे, तो वो कैसे उनकी नुमाइंदगी करेंगे, ये एक सवाल उठता था। इसीलिए प्रतिनिधि निकाय संविधान सभा को नहीं माना गया कि जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने हमारे लिए कानून बनाए, वैसे कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर के हमारे लिए कुछ और कानून बना दिए हैं, हम उनसे मुतमईन नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा। फिर है संप्रभुता का अभाव है। हमने संप्रभुता को समझा था कि क्या होती है। आप अपनी डिसीजन मेकिंग में जब सुप्रीम होते हैं, दैट इज योर सोवरेनिटी, आपकी संप्रभुता है। लेकिन संविधान सभा में ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो नामांकन के जरिए आए थे। अब जो व्यक्ति नामांकन के जरिए आएगा, वो क्या किसी के दबाव में कार्य नहीं करेगा, इस बात की गारंटी देना अपने आप में बहुत मुश्किल था। दूसरी बात, अंग्रेजों को परमिशन देनी पड़ती थी इन बैठकों से पहले। तो जब आपका गवर्नर जनरल, जब अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि आपको आपकी बैठकों के लिए मंजूरी दे रहा है और प्रस्ताव पास करने के लिए भी आपको अंग्रेजों के साथ बैठना पड़ रहा है, तो आप क्या संप्रभु हैं? क्या आप उनके दबाव में डिसीजन नहीं ले रहे हैं? तो दूसरा बिंदु इनका ये हुआ। तीसरा हुआ, आलोचकों ने कहा कि आप समय की बहुत बर्बादी कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा लंबा समय ले रहे हैं, करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना समय भारतीय संविधान बनने में लगा और इस दौरान रेगुलर मीटिंग्स नहीं हुई, आप और कार्यों में व्यस्त थे, आप राजनीति के कार्य कर रहे थे। तो जो संविधान सभा प्रॉपर थी, उसका कार्य सिर्फ संविधान बनाना नहीं था, विधायिका के तौर पर भी कार्य कर रही थी और जो नेता थे वो राष्ट्रीय राजनीति में भी संलग्न थे। तो ऐसे में क्या वो लोग पूरा न्याय कर पाए संविधान के साथ, ये एक प्रश्न था। और प्रारूप समिति को कुछ आलोचकों ने अपवहन समिति भी कहा कि ये तो ऐसी समिति है जो पैसे का व्यय कर रही है, जो समय का व्यय कर रही है, जिसका संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। फिर कहा, एक आलोचक ने कहा कि इसमें तो कांग्रेस का प्रभुत्व है, और उस वक्त बहुत सारे लोग ये बातें लगातार बोल भी रहे थे कि सारे कांग्रेसी नेता जाकर के संविधान सभा में बैठ गए हैं, और ये सच सच भी है। लगभग हर स्टेट से जो नुमाइंदे आए थे वो लगभग कांग्रेसी नेता ही थे। इवन जो रियासतों के एजेंट्स आए थे या रियासतों के प्रतिनिधि जो आए थे, वो भी कई कांग्रेस ज्वाइन किए हुए थे। ग्रैनविल ऑस्टिन है, ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सब है। ये उन्होंने कहा कि भाई, कांग्रेस इज एवरीथिंग एंड एवरीवन इज कांग्रेस। और ये एक देश का एक दलीय निकाय है कि एक ही दल है, एक ही देश है, कांग्रेस से सरकार चला रही है, कांग्रेस से सरकार बना रही है। उसके बाद आलोचकों ने कहा कि भाई, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व इसमें बहुत ज्यादा है। कैसे?
आप देखिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, हालांकि उसके पार्ट नहीं थे, फिर भी वो गाइड तो कर ही रहे थे। राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, इसमें से ज्यादातर लोग वो थे, के एम मुंशी वगैरह, जो या तो राजनीतिज्ञ थे प्रॉपर या वकील थे। और उस वक्त आप जानते हैं कि बहुत सारे राजनेता वकील ही हुआ करते थे। तो ये तो वकीलों का एक डॉक्यूमेंट बन गया। और वकीलों को अपनी बड़बोली भाषा में, इन्होंने कहा ना कि जो उनकी भाषा है वो बहुत गूढ़ होती है, उसे समझना बहुत मुश्किल होता है, तो वैसी भाषा में ये लोग कानून लिखते थे, संविधान लिखते थे। आम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता था, आम लोगों को उसकी भाषा नहीं समझ में आती थी। आज भी आप देखिए संविधान थोड़ा सा उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि बहुत टेक्निकल है, बहुत एडवोकेसी वाली भाषा उसमें लिखी हुई है। तो वो यही कह रहे थे कि बहुत जटिल भाषा इन्होंने लिख दी है, लोगों के लिए जो कानून बना रहे हैं वो थोड़ा सरल होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे देश में जहाँ टेक्निकलिटी बहुत काम करती है, उसमें ज़रूरी थी ये भाषा। तो ये एक ड्रॉबैक नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें इतने प्रसिद्ध, विख्यात, बुद्धिमान वकील उस वक़्त मिले हमारा संविधान बनाने के लिए, जिन्होंने एक अच्छे तरीके से लिखे हुए संविधान के ज़रिए भारत में कानूनों की नींव डाली। क्योंकि अगर आप लुंज-पुंज कानून डाल देते, तो शायद फिर वो कुछ सालों में कोई उनका आर्म ट्विस्टिंग करके, उनको मोल्ड करके शायद उसका फ़ायदा उठा सकता था। तो हाँ, ये आलोचना है कि भई सारे वकील थे, और भी क्षेत्रों से लोग आने चाहिए थे, मतलब कला के लोग आ सकते थे उसमें, संगीत के लोग आ सकते थे, समाजशास्त्र के से जुड़े हुए व्यक्ति आ सकते थे, साइंटिस्ट्स आ सकते थे, जो दूसरे तबके हैं, उनके भी लोग आ सकते थे। लेकिन नहीं आए तो कोई बात नहीं, प्रतिनिधित्व उनका हुआ, उनकी बातें रखी गई, और भारतीय संविधान में इतनी आज़ादी तो हमें मिली कि हम जब चाहें कोई नया कानून उसके अंदर ला सकते हैं, कोई नई अगर हमें चीज़ उसके अंदर डालनी है, तो वो हम डाल सकते हैं। तो उसकी हमें चिंता करने की आवश्यकता आज के दिन नहीं है। फिर एक बिंदु और आया, कुछ आलोचकों ने कहा कि ये कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का निकाय है। लॉर्ड विस्काउंट एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है हिंदुओं का निकाय है, सारे इसमें हिंदू आ गए हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा कि भारत ने केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। अब चूंकि आजादी हो चुकी थी, मुस्लिम जो आबादी थी हमारी वो ज्यादातर जा चुकी थी पाकिस्तान में, जो लोग बचे थे वो भय में थे, वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे अपना। तो सब लोगों को लगा कि ये जो कानून बन रहे हैं ना, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बन रहे हैं और हिंदू बना रहे हैं, और कांग्रेस भी हिंदुओं का ही निकाय है, ऐसा कहा गया। तो ये इसकी एक आलोचना कुछ लोगों ने की। अब कितनी लेजिटिमेट है वो आप खुद से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, हालांकि वो बाद में शब्द इंजेक्ट किया गया, बट स्टिल भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, भारत को पंथ निरपेक्ष माना गया, भारत में सभी व्यक्तियों को बराबर माना गया, समता के तहत, स्वतंत्रता के तहत। तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, आलोचक हैं, कहते हैं, कहते रहे, हम पढ़ लेंगे और उसकी आलोचना पर अपनी समालोचनात्मक टिप्पणी करेंगे। ठीक है, फिर ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप खुद से भी देख सकते हैं, आपको पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, तो या तो ये खुद से आप देख सकते हैं, एक बार नजर मार सकते हैं। एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बट स्टिल कभी वन डे एग्जाम के लिए अगर पूछ लिया जाए तो वो अलग बात है। तो इसमें क्या है कि संविधान सभा में हाथी की प्रतीक, यानी कि जो स्टाम्प होती है, मुहर होती है, उसके लिए हाथी को प्रतीक के तौर पर लिया गया, और हाथी की मुहर का प्रयोग संविधान सभा में किया गया था। उसके बाद फैक्ट्स हैं, जैसे सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार जिसे कहते हैं, वो बनाया गया था। तो सर बी एन राव ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए। फिर एच वी आर अयंगर, संविधान सभा का इनको सचिव नियुक्त किया गया था। सचिव की जिम्मेदारियां क्या होती है? बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां सचिव की होती है। उसके बाद क्या है, एल एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्ट्समैन बनाया गया था। एल एन मुखर्जी, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, भारतीय संविधान के प्रमुख कैलीग्राफर थे। तो जो लिखा भारतीय संविधान, वो इन व्यक्ति ने लिखा था। तो ठीक है, महत्वपूर्ण जो वन वन लाइनर्स है वो आपको पता होने चाहिए। फिर सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया था, मंदलाल बोस और बीवर राम मनोहर सिन्हा, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने उसको और ज्यादा सजाया और भारतीय कलाकृतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके भारत को एक अच्छा संविधान, बहुत देखने में बहुत अच्छा संविधान दिया। फिर हम मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित और बीवर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकरण में अलंकृत किया गया। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, बट ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके काम की है। तो इनको छोड़ भी सकते हैं। हाँ, होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। वन लाइनर में अगर कोई पूछ ले, तो वसंत कृष्ण वैद्य जो थे वो सुलेखन का कार्य उन्होंने किया था। फिर देखिए, जो संविधान सभा में सदस्य बैठे थे, उनमें कौन कितने सदस्य थे? तो ब्रिटिश प्रांत थे 11। 1940 में जो बनी ना संविधान सभा, उसमें सीटों का बंटवारा हुआ कि भाई कौन व्यक्ति कहाँ से आएगा, कितने लोग बैठेंगे, इस प्रकार की जो बातें थी,
तो उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कौन कौन से थे आप देखिए, उसमें बंगाल था, यूनाइटेड प्रोविंस था, बॉम्बे था, मद्रास था, ठीक है, उसके अलावा सिंध था, उसके अलावा पंजाब था, फिर राजपुताना एक अपने आप में बड़ी टेरिटरी थी। तो इस प्रकार के जो 11 प्रांत थे, वहां पर 292 सीट्स टोटल एलोकेटेड थी। देसी रियासतें जो कि भारतीय राज्य थे उनको 93, और जो कमिश्नरेट स्टेट थे उनको 4 दी गई थी। तो टोटल मिला के 389 नंबर बनता है, इतनी सीटें सबको दी गई थी। अब यहाँ पर अलग अलग बाइफरकेशन भी है कि कौन से दल को कितनी सीटें मिली। तो चुनाव के परिणाम आए थे जुलाई अगस्त 1940 में। कांग्रेस है 208 सीट मिली, 73 मिली मुस्लिम लीग को। उसके अलावा ये वाली यूनियनिस्ट पार्टी सर छोटू राम की थी, ठीक है, ये बेसिकली हरियाणा और पंजाब में बहुत ज्यादा पावरफुल थी, डोमिनेंट थी। हालांकि जब ये चुनाव हुए तो कांग्रेस को सीटें मिल गई, बट 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे तब जो सरकार बनी थी, तो एक सरकार जो कांग्रेस की नहीं बनी थी मुस्लिम लीग की सरकारों को छोड़कर, वो एक सरकार सर छोटू राम ने बनाई थी पंजाब में। उस वक्त हरियाणा भी उसी का पार्ट था, तो हरियाणा पंजाब में सर छोटू राम की सरकार 1937 में बनी थी। फिर देखिए, यूनियनिस्ट मुस्लिम एक है, फिर ये बाकी जो सारी पार्टियां बनी है, कृषक समाज, सिख, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र वगैरह, ये टोटल मिला के 290 सीट्स होते हैं। और 292 सीट्स एलोकेटेड थी। 4 कौन से अतिरिक्त मिल गए, ये वाले, ठीक है। चलिए, फिर समुदाय आधारित आरक्षण था। आपको बताया था कि अंग्रेजों ने 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जब आए थे, तो वहां पर उन्होंने प्रतिनिधित्व देने के लिए नई प्रणाली की इजाद की थी, जिसमें वो धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, वर्गों के आधार पर एक दूसरे को प्रतिनिधित्व दे रहे थे। तो वहां इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था, हिंदुओं को दिया 163 सीट संविधान सभा में, मुस्लिम्स को 80 सीट, अनुसूचित जाति यानी कि एससी को 31 सीट, जो क्रिश्चियंस थे भारत में उनको 6 सीट, फिर जो ओबीसी थे या जिनको बैकवर्ड क्लास कहेंगे उनको 6 सीट, सिक्स को दी थी 4 सीट, एंग्लो इंडियंस को 3 सीट। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, जिनके मदर फादर में से एक अंग्रेज हो और उनकी संतान जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन। फिर है पारसी, पारसियों को 3 सीट, 296 सीट्स टोटल ये हो गई थी। तो बाइफरकेशन ठीक है, याद नहीं करना, बट पता होना चाहिए कि कितनी सीटें कब किसको मिली थी संविधान सभा के अंतर्गत। चलिए, फिर भारतीय प्रस्तावना की बात आते हैं। यहाँ से लेक्चर 4 आपका स्टार्ट होता है। ये चौथा पाठ है लक्ष्मीकांत की किताब में। तो प्रस्तावना और उसके मूल सिद्धांत कौन से हैं, उन पर बात करेंगे। तो भारतीय संविधान अपने आप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत विस्तृत है, जो बहुत अच्छी खासी प्रक्रिया के बाद बनाया गया था। तो उसकी कुछ मूल विशेषताएं देख लेते हैं, भारतीय संविधान में है क्या, और मोटे तौर पर हमें क्या देखने को मिलता है। हम अपनी बात प्रस्तावना से शुरू करेंगे। प्रस्तावना, आपने देखा होगा जब संविधान हम पढ़ते हैं तो उसके शुरू में एक उद्देश्य प्रस्ताव जैसा हमें कुछ दिखता है। जो नेहरू जी ने पहली बार संविधान सभा के सामने पढ़ा था, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव की तरह ही प्रस्तावना हमारे सामने आती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या है, इस संविधान में आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी एक भूमिका सरीखी प्रस्तावना हमें देखने को मिलती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, ये चौथा पार्ट है आपका, यहीं से आपका प्रस्तावना शुरू होती है, फिर भारतीय संविधान शुरू होगा। फिर एक एक करके वो सारी चीजें देखेंगे जो आप पॉलिटी में मेजरली पढ़ते हैं। तो पहला तो बहुत सारे संविधानों से उधार लिया गया है हमारा संविधान, और अलग अलग संविधानों की, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, जापान, जितने देशों का भी संविधान है, उसके जो कुछ मेजर और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो हमने अपने संविधान में सम्मिलित करने की कोशिश की है। और हमारे जो आजादी आंदोलन के नेता थे वो भी यही चाहते थे कि भारत का संविधान ऐसा बने जिसमें कोई कमी ना हो, अपने आप में परिपूर्ण बने। तो 1949 में अपना लिया गया था वास्तविक लक्षण, विशेष रूप से कुछ प्रावधान हमने पहले लागू कर लिए थे, फिर बाद में बहुत सारे संशोधन हुए इसमें, जैसे 7, 40, सेकंड, 44, 73, 74, ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट थे। अमेंडमेंट क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको संशोधन नहीं पता, संशोधन की प्रक्रिया नहीं पता, तो उस पर बात कर लेंगे। हाँ, संविधान में थोड़ा सा परिवर्तन करना, कुछ आर्टिकल अंदर ले जाना, कुछ आर्टिकल बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को हम संशोधन कहते हैं। क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं समय के साथ पुरानी हो जाती हैं और कुछ नई प्रक्रियाएं जोड़ने की हमें जरूरत महसूस होती है। तो संशोधन क्या होता है पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ये जो संशोधन थे मुख्य थे। और जो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, वो से कहा जाता है कि ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान 47 में बना, उसके बाद एक जो छोटा संविधान बना वो 76 में भी बना है। क्योंकि आप जानते हैं 75 में यहाँ पर आपातकाल लगा था
और आपातकाल में हमने समझा कि कुछ परिवर्तन कर लेने चाहिए देश के अंदर, तो वो परिवर्तन यहाँ पर हमने किए। फिर 1973 में उसके बाद, उससे पहले केशवानंद भारती केस हो चुका था। तो केशवानंद भारती में क्या हुआ था, केबीसी में मूल ढांचे का पहली बार मूल ढांचा जो संविधान का, उसकी व्यवस्था आई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली जो संवैधानिक शक्ति है, उसमें मूल ढांचे को बदलने की शक्ति संसद को नहीं दी थी। संसद संप्रभु है, कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ विशेष बातें ऐसी हैं जिनको आप नहीं बदल सकते। दे आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मूल अधिकार है, जैसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जैसे भारत में चुनाव की प्रक्रिया है, संघीय व्यवस्था है, जो जो प्रक्रियाएं संविधान में हैं उनको आप नहीं बदल सकते, सिर्फ कानून बदल सकते हैं, उनकी भाषा आप बदल सकते हैं। तो ये कहा गया केशवानंद भारती में। विशेषताएं क्या है भारतीय संविधान की? पहला तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया में भारत जितना बड़ा और लिखित संविधान किसी भी देश का नहीं है। भारत का ये अकेला संविधान है जो 2 भागों में विभाजित है। पहला तो लिखित है, और अमेरिकी संविधान सरीखा, और फिर ब्रिटेन का जो संविधान है वो पूरा अलिखित है। तो भारतीय संविधान दोनों ही प्रकार से है, लेकिन ज्यादा संविधान हमारा लिखित है। 1949 में जब लागू हुआ तो उस वक्त 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान में थी। उसके बाद आज मॉडर्न जमाने में, आज के दिन हमारे संविधान में पूरा परिवर्तन हो चुका है। इनसे बहुत आगे संख्या हमारी निकल चुकी है, और नित लगातार निकल रही है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पार्ट्स ऐसे थे जिनको हटाया गया, कुछ पार्ट्स ऐसे थे जिनको जोड़ा गया। आगे बात करेंगे किनको घटाया गया, किनको जोड़ा गया। 51 में जो संशोधन हुए तो उनमें अनुच्छेद 20 के भाग 1 और भाग 6 को हटा दिया गया था। अब देखिए करीब 90 अनुच्छेद भाग 4 में है, 4 क, 9 क, 9 ख, 9, 14 क, और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12, इनको जोड़ा गया था। तो बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, बहुत सारी चीजें घटाई गई। क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से कि भाई ये पोर्शन जोड़ा गया, ये पोर्शन हटाया गया, तो आपको भी उसको वैसे ही देखना है। आपको देखना है कि क्या ये पोर्शन जोड़ा गया, क्या ये पोर्शन हटाया गया। फिर उसके बाद है भौगोलिक जो स्थितियां हैं, उनकी वजह से भारतीय संविधान बहुत बड़ा हुआ। इसके अलावा 2-3 कारण और हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो नेता थे या संविधान सभा के सदस्य थे वो बैठे और उनको लगा कि एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। उसके कुछ कारण होते हैं, क्योंकि आपको इतनी व्यवस्थाएं करनी होती हैं देश के अंदर जो आपके देश को सुचारू रूप से चलाने में आपके काम आए। तो सबसे पहला कारण तो है भौगोलिक कारण है। भारत एक देश इतना बड़ा है कि इतने बड़े देश में आपको बड़े संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत विस्तार है, बहुत विविधता है। कोई बात नहीं। फिर ऐतिहासिकता है। 1935 में मैंने आपसे पहले कहा था कि भारत ने एक संविधान सरीखा, एक डॉक्यूमेंट बनाया था जो भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो वो अंग्रेजों ने बेसिकली भारत को गवर्न करने, रूल करने के लिए बनाया था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम, उससे बहुत ज्यादा चीजें भारत ने अंग्रेजों से उधार ले ली हैं। और ये जो आलोचना हुई थी ना पीछे कि उधार का संविधान है, तो इसीलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीजें ले ली। उसके अलावा आयरलैंड से ले ली, ब्रिटेन से, अमेरिका से, जापान से, ऐसे ऐसे देशों से हमने चीजें उधार ली। तो हमें लगा कि अपना मूल क्या है। आप बैठ गए, लेकिन आपका मूल क्या है? तो मूल तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए फिर आपका संविधान, तो कुछ लोगों ने कहा कि संविधान है ही नहीं फिर आपका, अगर ऐसे उधार लेके आपने बनाया। तो खैर, इसलिए भारत का संविधान बड़ा हो गया, क्योंकि 1935 का अधिनियम भी बड़ा था, भारत शासन अधिनियम। फिर जम्मू कश्मीर पर और पूरे देश पर इसे लागू होना था। अगेन वही भौगोलिक कारण ही इसमें आप जोड़ सकते हैं, ये इस कारण को छोड़ भी सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बदल गया है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। फिर संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। तो वो लोग क्या करते थे कि उन्हें एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट चाहिए था। वो कोई भी ऐसा लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते थे जिसकी वजह से आगे चलकर देश को समस्याओं का सामना करना पड़े। कोई ये ना कहे आगे चलकर कि यहाँ ये कमी है और इसका प्रयोग करके हम ये वाला कानून बनाना चाहते हैं। क्योंकि 1976 में आप जानते हैं क्या हुआ था, संविधान सभा जब आपातकाल लगा था, तो उसका फायदा उठा करके कई बार ऐसे ऐसे परिवर्तन किए गए जो शायद अनवांटेड थे। ठीक है। फिर विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो पहली विशेषता तो होगी कि बहुत बड़ा लिखित संविधान है, और फिर दूसरा है कि बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है। तो पहला स्रोत तो 1935 का ही है।
फिर देखिए जैसे ये है ढांचागत हिस्सा जो है 1935 से लिया गया अधिनियम से। उसके अलावा जो संविधान का दार्शनिक भाग है, जैसे मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक, वो क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से लिए गए। यानी कि मौलिक अधिकार तो अमेरिका से ले लिए और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से ले लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और फिर पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि आप इसको आंसर करें। फिर जो राजनीतिक भाग है जिसमें संघीय सरकार है, यानी कि एक ऊपर सरकार फिर नीचे छोटी छोटी राज्यों की सरकारें, कार्यपालिका और विधायिका का सेग्रीगेशन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ज्यादातर तो ब्रिटेन से ही लिया गया है, उसके अलावा अमेरिका, आयरलैंड और जापान वगैरह से भी कुछ लिया है। इसके अलावा अन्य प्रावधान जो है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान वगैरह से भारत ने लिए हैं। वो एक पूरी लिस्ट है, वो लास्ट में आपको लिस्ट बता देंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, तो वो वाला आप देख लीजिएगा, वहीं से आपको देखना है। चलिए, उसके बाद है विशेषताओं में नम्यता है और दूसरा अनम्यता है। यानी कि कई बार संविधान ऐसा दिखता है कि बहुत नर्म है, बहुत लचीला है, लेकिन कई बार संविधान ऐसा दिखता है कि बहुत कठोर है। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। तो देखिए, जैसे ब्रिटिश संविधान है या अमेरिका का संविधान है, उसमें संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया आवश्यक है, यानी कि वो बहुत कठोर है। लेकिन भारतीय संविधान ऐसा नहीं है। भारत का संविधान तो ब्रिटेन की तरह भी है, जहां पर बहुत नॉर्मली कोई अमेंडमेंट हो जाता है। तो भारत ने क्या व्यवस्था की है कि अनुच्छेद 368 के तहत जहां पर हम संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो संशोधन की प्रक्रिया में एक तो बहुमत से और दूसरा विशेष बहुमत से, ये दो प्रक्रियाएं भारत में अपनाई गई है। तो विशेष बहुमत क्या होता है? दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो, इसे कहते हैं विशेष बहुमत। याद रखिएगा ये चीज। मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, 100 सदस्य हैं, तो 100 सदस्यों में से जितने भी प्रेजेंट हैं, लेट्स अज्यूम कि 80 प्रेजेंट हैं, तो 80 का 2/3 इतने वोट्स तो आपको आने ही चाहिए। और दूसरा ये जो है, ये वाले वोट्स, ये कुल वोटों का आधे से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि एक तो प्रेजेंट आधे से ज्यादा होने चाहिए और फिर लोग जितने वोट कर रहे हैं उसका 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। ये होता है विशेष बहुमत। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रावधान है जो विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित हो सकते हैं। अभी जैसे जीएसटी लागू हुआ था, तो जीएसटी में केंद्र को भी विशेष बहुमत लेना पड़ा और राज्यों से भी इसका प्रमाणन करवाना पड़ा, वहां से भी इसको अनुमोदन की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही आम तरीके से संशोधित हो जाते हैं कि टोटल मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, उनका आधे से ज्यादा अगर वोट कर देगा तो वो सामान्य बहुमत से पास हो जाएगा। बहुमत क्या होता है? 100 लोग हैं, उनमें से जो जो ज्यादा वोटिंग कर देगा एक तरफ, वो जीत जाएंगे। ये सामान्य बहुमत है। तो कुछ कानून ऐसे भी पास हो जाते हैं, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी भारत में है। फिर देखिए, कई देशों ने क्या किया कि दो प्रकार की प्रणाली अपनाई। या तो वो एकात्मकता की तरफ गए, यानी कि सिंगुलर गवर्नमेंट की तरफ गए, या दूसरा संघीय व्यवस्था की तरफ चले गए। तो भारत जो है वो है तो संघीय, लेकिन उसमें ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जो एकात्मकता का गुण भारत में दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में एक बहुत मजबूत केंद्र सरकार होती है ना, और राज्यों के ऊपर उसका ठीक ठाक प्रभुत्व होता है। तो ऐसे में कोई ये नहीं कह सकता कि भारत में राज्यों को बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है। बिल्कुल है शक्ति, वहां पर अलग गवर्नमेंट काम कर रही है, उनकी राज्य सूची में अलग विषय उनको दिए गए हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि भारत में ये वाला जो संघीय कैरेक्टर है ये कमजोर है, तो वो गलत होगा। तो देखिए, पहले तो लक्षण देख लेते हैं संघीय सरकार के कौन कौन से लक्षण हैं। पहला तो दो सरकारें हैं। संघ क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज संघ। संघ इज अ यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन एक मैं हूं, एक आप हैं, हम दो लोग हैं, हम दोनों एक हो गए, एक और एक 11 हो गए तो हम हो गए यूनियन, एक और एक 2 हो गए तो हम हो गए अलग अलग। तो एक और एक 11 होने वाली बात है, उसको कहेंगे संघ। यानी कि ऊपर केंद्र की सरकार है, नीचे राज्य की सरकार है, लेकिन काम दोनों राष्ट्र हित के लिए ही कर रही हैं, राष्ट्र की बेहतरी के लिए ही कर रही हैं, उसको हम कहेंगे संघ। विशेषताएं क्या होती हैं? दो सरकारें होती हैं, दोनों सरकारों में शक्तियों का विभाजन होता है, दोनों की लिखित शक्तियां होती हैं, उनका संविधान होता है, संविधान को दोनों सबसे ऊपर मानते हैं, और संविधान की कठोरता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका, और दोनों में 2 सदन होते हैं, केंद्र का और राज्य का अलग अलग। ये हो गई संघीय व्यवस्था। लेकिन संघीय व्यवस्था तो भारत में है, लेकिन साथ साथ यूनियन तो हम हैं ही, साथ साथ सिंगुलर कैरेक्टर भी हम दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जैसे मजबूत केंद्र सरकार है,
तो हमारा पहला तो केंद्र मजबूत हो गया। केंद्र मजबूत हो गया तो एकात्मकता आ गई, संघ की शक्ति कम होकर के केंद्र की शक्ति बढ़ गई। हम क्या कर सकते थे सुनिए, हम या तो ये कर सकते थे कि केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठा दे और फिर वो बाकी स्टेट्स को रूल करे, या तो ये व्यवस्था बना सकते थे, या क्या बना सकते थे कि भाई हर स्टेट की अपनी अपनी सरकार हो, जैसा अमेरिका में है। तो अगर ऐसा कर देते तो फिर उनके पास अलग होने का अधिकार भी रहता, वो अपने तरीके से लोगों पर शासन करते, केंद्र की कोई बात नहीं मानता, ऑल ओवर इंडिया के लिए कोई हमारे पास प्लान नहीं होता, हर स्टेट का अलग प्लान होता, हर स्टेट में अलग प्रगति होती, यही होता ना। तो हमने दोनों तरीके से सोचा कि अलग अगर हम एक सेंटर बना देंगे तो फिर स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। सेंटर वाला रूलर अगर किसी स्टेट के खिलाफ भेदभाव करना चाहता तो बहुत आसानी से कर सकता था। कोई कहे कि भाई मैं यूपी में उतना विकास नहीं करूंगा जितना तमिलनाडु में करूंगा, तो ये तो भेदभाव होता ना देश के साथ। देश एक होमोजेनेटिकली आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ये समस्या होती। तो एक केंद्र होना पहले तो बहुत जरूरी था, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी था। दूसरा, स्टेट्स का होना भी जरूरी था। अगर मान लो स्टेट्स ही ना होते, सिर्फ केंद्र होता तो केंद्र मनमानी करता, और अगर सिर्फ स्टेट्स होते और केंद्र ना होता तो फिर स्टेट्स मनमानी करते, अपने तरीके से रहते, सबको ऑटोनॉमी थी तो सब एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते, सब एक दूसरे के रिसोर्सेज को खाते। आप समझ रहे हैं? तो या तो एक सेंटर होता या सिर्फ स्टेट्स होते, दोनों में भारत का नुकसान था। तो हमने क्या किया, एक सेंटर बना लिया और छोटे छोटे स्टेट्स, राज्यों के संघ बना लिए। अब वो राज्य हम नए भी बनाते जा रहे हैं। राज्यों का काम क्या होगा कि अपने राज्य में सरकार चलाना, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को देखना, उसके अलावा जो केंद्र योजना चला रहा है उसको अपने स्टेट्स में लागू करना। उसके लिए केंद्र आपको फंड भी देता है, आपको राजनीतिक समर्थन भी देता है, आपकी सरकारों को आउटर हेल्प भी देता है। कोई दूसरा स्टेट अगर बहुत ज्यादा विकास कर रहा है तो उसके रिसोर्सेज का भी प्रयोग आप अपने स्टेट के विकास के लिए कर सकते हैं। ये व्यवस्था भारत ने करी, ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी, यही संविधान की हमारी विशेषता है। अगर हम ऐसा संविधान बनाते जिसमें किसी एक तरफ की तरफदारी कर लेते तो हम बिगड़ जाते हैं, हमारा संविधान खराब हो जाता। ये इसीलिए संविधान को सर्वोच्च माना गया है ना, क्योंकि संविधान हमें रास्ता दिखाता है। तो पहला तो हमने किया कि एक संघीय व्यवस्था को अपनाया जिसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स था। तो संघीय व्यवस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। उसके अलावा एकात्मकता भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट्स कोई पावर है, या जैसे दो दो सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, तो ऐसा नहीं है कि स्टेट्स कोई पावर है। हमने एकात्मकता का भी रूप दिखाया। दोनों रूप भारतीय संविधान दिखाता है, यही हमारी शक्ति है। संघीय रूप भी दिखाता है, एकात्मक भी दिखाता है। एकात्मक की कौन सी है? केंद्र बहुत मजबूत है, सशक्त केंद्र है। दूसरा, एक ही संविधान है। अब ऐसा तो है नहीं जैसे अमेरिका में है, हर स्टेट का अपना अलग संविधान है। तो भारत में ऐसा नहीं है। स्टेट को, राज्य को, जो राज्य मतलब राज्य, छोटे स्टेट, हरियाणा पंजाब वाले स्टेट है ना, स्टेट वो बड़ी वाली परिभाषा भूल जाइए कि स्टेट की कुछ परिभाषा होती है, वो बात ही नहीं कर रहे। जब यहाँ स्टेट बोले तो हरियाणा पंजाब गुजरात उत्तर प्रदेश ये वाला समझना है। तो एक ही संविधान है सभी राज्यों के लिए, ये एकात्मकता का रूप दिखाता है। दूसरा, संविधान लचीला है, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, और राज्यों की भूमिका भी उसमें ठीक ठाक है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा, न्यायपालिका एक है। आप कहीं भी केस करिए, आप अपने स्टेट हाई कोर्ट में अगर केस जीत करके आए हैं और दूसरी पार्टी अगर सर्वोच्च न्यायालय में केस करती है तो वो तो न्यायपालिका पूरे देश की एक है ना। आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा। फिर एक क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है। ये भी फिर एकात्मकता की तरफ जाता है, क्योंकि सेंटर ही सारे स्टेट्स में राज्यपालों की नियुक्ति करता है ना। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किसकी सलाह पर करता है? तो वो तो रूलिंग पार्टी के जो प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट होती है, उसकी सलाह पर करता है। तो जो स्टेट्स में केंद्र के नुमाइंदे जाएंगे तो क्या वो वहां पर कुछ चेंज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो वो तो केंद्र मजबूत हुआ। तो ये तो संघीय व्यवस्था नहीं हुई, ये तो एकात्मकता वाली भावना आ गई। उसके बाद क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है ना, आईएफएस है, ये इस प्रकार की जो सेवाएं हैं। तो स्टेट के किसी भी स्टेट का व्यक्ति हो, अब आप यूपी के हैं, कल को आप सचिव बनते हैं तो आप कहीं भी जाएंगे ना, दूसरे स्टेट भी जाएंगे, तमिलनाडु भी जाएंगे, केरला भी जाएंगे, प्रावधान भी ये है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो देश को बांधती हैं, ये सरदार पटेल का विजन था। ये हमें संघीय व्यवस्था से निकालकर एक एकात्मक व्यवस्था की तरफ लेकर के जाता है। उसके अलावा आपातकालीन प्रावधान है। केंद्र सरकार किसी भी वक्त आपातकालीन प्रावधान का प्रयोग कर सकती है। किसी भी वक्त मतलब ऐसा नहीं कि उनका मन किया और जब मन चाहा उन्होंने लगा दिया। कुछ परिस्थितियां उसके लिए होनी चाहिए, जब जहां जो स्थिति प्रिवेल करती है उसके आधार पर यहाँ ये प्रावधानों का यूज बहुत आसानी से किया जा सकता है।
तो यही वो वजह है जिसकी वजह से भारतीय संविधान को बहुत सारी उपाधियां मिली है, बहुत सारे नाम मिले हैं, और उन नामों में से जैसे एकात्मकता की भावना में संघ, है ना। अब इस पे कोई प्रश्न भी पूछ सकता है, जैसे कोई प्रश्न पूछ ले कि भारतीय संविधान एकात्मकता की भावना में संघ है, विवेचना कीजिए। तो विवेचना क्या करनी है, आपको बताना पड़ेगा कि एकात्मक तो है लेकिन साथ साथ संघ भी है भारत में। इस प्रकार से उसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। फिर कोई पूछे कि भारत एक अर्थ संघ है, केसी वेरे ने इसको कहा अर्थ संघ। अर्थ मतलब कि अर्थ मतलब क्या, मतलब कि आपसी मतलब, आपसी संबंध, आपसी लालच, आपसी अभिप्राय आपके क्या है। जब तक आप एक दूसरे की, वो कहते हैं ना, स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक, तो जब तक आप एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं तब तक का ये संघ है, केसी वेरे ने कहा। तो बिल्कुल है, और पीठ खुजाना चलता ही रहेगा, उसमें क्या समस्या है। ये सब उसमें मत पड़िए, ठीक है। फिर है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। अभी देखो, अंग्रेजों को हमेशा ये लगता है कि ये किसने कहा है, मॉरिस जोन्स ने कहा है। कोई पूछ ले, प्रश्न आ जाए यूपीएससी में कि क्या भारतीय संघ जो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, बार्गेन मतलब 100 रुपए ले लो, नहीं 100 नहीं 50 दे दो, नहीं 50 नहीं ना आपका ना मेरा, 80 ले लो, ये जो होता है बार्गेनिंग, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग संघ। कैसे, स्टेट बोलेगा इतना पैसा चाहिए, केंद्र बोलेगा इतना तो नहीं है, स्टेट बोलेगा अच्छा ठीक है इतना दे दो, ये वाला, कि स्टेट के विकास के लिए केंद्र का यूज करना। इस प्रकार से भारतीय संविधान है। आई डोंट सी, ठीक है। फिर ये वाला जो शब्द है जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया, ये थोड़ा सा नजदीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये अच्छा शब्द है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप एक दूसरे के साथ सहकारिता के संबंध में है और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, और ऐसा संघ आपने बना रखा है जहां एक दूसरे के साथ मिलकर के आप विकास कर रहे हैं। अच्छी बात है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने बहुत अच्छी बात कही, ठीक। फिर आइवर जेनिंग्स है, उन्होंने कहा फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। ये भी सही है, ये भी सही है। आइवर जेनिंग्स ने कहा ना, फेडरलिज्म विद अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। संघ तो है, राज्यों को स्वायत्ता तो है, लेकिन मजबूत केंद्र है। सही बात है। व्याख्या व्याख्या कर देना इसकी अगर कोई पूछे तो, ठीक है। उसके बाद है सरकार का संसदीय रूप। दो तरीके की सरकार होती है। आप जानते हैं कि अमेरिका में क्या होता है, यूएसए में क्या होता है, यूएसए का राष्ट्रपति होता है। कैसे चुना जाता है, उसकी अपनी एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति सर्वोच्च होता है, उसकी अपनी कार्यकारिणी होती है, वो जिसको चाहे जो पद दे सकता है, अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकता है। स्टेट्स की अपनी अलग सरकारें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यूएसए में एक राष्ट्रपति है, वो डिसाइड करता है। भारत में ये व्यवस्था नहीं है, भारत में संसदीय रूप है। संसदीय रूप मतलब क्या, संसदीय शब्द कहां से आया, संसद से आया। संसद मतलब क्या, वहां पर कुछ सदस्य होंगे, वो मिलकर के एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। वो भारत का एक तरीके से कहें कि कार्यकारी प्रमुख होता है। वैसे भारत का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन जो कार्यकारी प्रमुख होता है प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति पर जब आएंगे तो चर्चा करेंगे कि उसका किस प्रकार का प्रभाव भारतीय राजनीति में है। तो ये जो व्यक्ति है कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री, इसे हम कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। एक उत्तरदायी सरकार होती है और दूसरा मंत्रिमंडल की सरकार होती है। यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री होता है और उसके बहुत सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर वो उनमें पोर्टफोलियो का विभाजन करता है। अब आप बताइए कि पोर्टफोलियो का विभाजन कब शुरू हुआ था पहली बार, अंग्रेजों ने कौन से अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो का विभाजन पहली बार शुरू किया था, हम पीछे पढ़ के आए हैं, कौन से एक्ट में अंग्रेजों ने किया था, उसको आपको बताना है। तो कैबिनेट होती है, कैबिनेट उत्तरदायी सरकार का निर्माण करती है, प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है और इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसके अलावा संसदीय प्रणाली की कुछ और विशेषताएं, उनको देख लेते हैं। पहला है कि वास्तविक एवं नामात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ वास्तविक होते हैं, कुछ कार्यकारी होते हैं। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम दिया ना, तो राष्ट्रपति जो वो नाम मात्र के, या उसको आगे पढ़ेंगे कि वो नाम मात्र के कह रहे हैं, प्रमुख होते हैं, और वास्तविक प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री ही भारत में होते हैं। फिर है बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, जितने टोटल सीट्स हैं उनका अगर बहुमत किसी एक पार्टी को मिल गया तो वो मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं और सरकार बनाते हैं, अपने मंत्री चुनते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह विभाजित करते हैं। उसके अलावा विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, के जो व्यक्ति हैं वो संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और संसद क्या है,
लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं अंततः। फिर है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, दैट्स ऑब्वियस, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है ऑब्वियसली। फिर निचले सदन का विघटन लोकसभा या विधानसभा का किया जा सकता है। जो जैसे राज्यसभा है वो कभी विघटित नहीं होती, जब उस पर आएंगे तो उसकी बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझे कि सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। हर 5 साल में आप जानते ही हैं लोकसभा भंग हो जाती है, फिर नए चुनाव होते हैं, नई सरकारें आती है, अब फिर चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे कर करके देश में सरकारें काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो ब्रिटेन में और अमेरिका में ये अंतर है। अमेरिका में जो प्रणाली है उसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है, भारत में संसदीय प्रणाली उसको कहा जाता है, क्योंकि भारत ने अपना सारा ढांचा मेजरली ब्रिटेन से लिया है, इसलिए उसकी व्यवस्था को प्रधानमंत्री सरकार भी हम कहते हैं। ये जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है इसको, बस इसको ऐसे ही समझना है। और ये संविधान की एक और मुख्य विशेषता है। उसके अलावा संविधान की अगली विशेषताओं में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता की समन्वयता है। संसदीय सर्वोच्चता मतलब संसद संप्रभु है, जो कानून चाहे बना सकती है, जो कानून चाहे वो बना सकती है का मतलब ये है कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, या जो न्यायिक समीक्षा जिसकी हम कह रहे हैं, न्यायिक सर्वोच्चता, वो यहाँ पर काम करती है। संसद संप्रभु है, जो कानून बनाना चाहे वो बना सकती है, लेकिन कल को अगर संसद ये कानून पास कर दे कि मैं मेरे देश के सारे लोगों को अमेरिका का गुलाम घोषित करती हूँ, मान लीजिए अगर हमारे सारे सांसद बैठ के निश्चित कर लें कि हम अपने सारे देशवासियों को अमेरिका में जाकर गुलामी करने का आदेश देते हैं, ये कानून पारित हो गया, तो क्या ये हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यायिक समीक्षा भारत में, ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला और कोर्ट कहेगा कि ये तो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि सब लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, आप इनको गुलाम बना ही नहीं सकते। कल को संसद बोले कि हम तो मौलिक अधिकार छीन रहे हैं सबके, आपसे किसी को बोलने की आजादी नहीं है, आपसे किसी को कानून के समक्ष समानता नहीं है, नहीं होगा पास। तो संसद संप्रभु है, लेकिन न्यायिक समीक्षा में रहकर सबसे ऊपर कौन है? कानून है। कानून क्या है? संविधान इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक? तो संविधान सर्वोच्च है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद ही संसद की सर्वोच्चता आती है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 21, उसका पालन भारतीय संविधान करता है, जबकि अमेरिकी संविधान जो है वो विधि की नियत प्रक्रिया पर बात करता है, ठीक? फिर देखिए, ये जो असंवैधानिक घोषणा होती है किसी भी कानून की, वो क्यों होती है? अब कई कानून ऐसे होते हैं ना, आपने सुना होगा, जैसे पीछे कानून आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेसी, उसको असंवैधानिक बोला हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने। तो क्या हुआ उसको बोलने से? क्योंकि वो कानून सम्मत चीज नहीं है, इसलिए उसको असंवैधानिक बोला। और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लटक जाते हैं, बिकॉज दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भारत में जो संविधान बनाया गया है उसके अनुरूप नहीं है, एज सिंपल एज दैट। फिर है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसे भारत में संघीय व्यवस्था है, ऊपर एक केंद्र सरकार है, नीचे राज्यों में अपनी सरकारें हैं। हालांकि राज्यों की सरकार केंद्र सरकार के नीचे नहीं आती, लेकिन न्यायालय की व्यवस्था जो है उसमें क्रमवार ऐसे ही होता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट्स है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद पंचायत तक आप इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि पंचायत भी एक तरीके की न्यायपालिका भी होती है कई बार। उनके पास भी अधिकार होते हैं कि वो अल्टरनेट लीगल सिस्टम जो हमारा डेवलप हो रहा है उसमें काम करें। तो ये व्यवस्था होती है। सर्वोच्च न्यायालय की संघीय अदालत अपनी है, फिर वो संविधान की रक्षा करने की गारंटी देता है, लोगों के मूल अधिकारों को बचाने की बात करता है। और अगर देश में कोई ऐसा कानून बन रहा है, प्रताड़ना हो रही है, कानून टूट रहा है, आईपीसी का अगर उल्लंघन हो रहा है, जो देश में दंड संहिता बनाई गई है, तो उसकी देखरेख के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है, ठीक है? ये कार्य सारे सर्वोच्च न्यायालय के हैं। तो एकीकृत है, एक पूरा सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह का। और दूसरा स्वतंत्र है, उनके ऊपर न्यायपालिका का कोई दबाव नहीं है, विधायिका का कोई दबाव नहीं, कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं हो सकता। आप देखते हैं ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बहुत ऐसे रुतबे में रहते हैं, बहुत ज्यादा रील्स वगैरह आजकल तो डालने लग गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, लुक एट देयर फेसेस, लुक एट देयर वॉइस। आजकल तो लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी है कई हाई कोर्ट्स की, आप देखिएगा अधिकारी कैसे बात करते हैं कोर्ट में जाकर के। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जो लोग हैं ना, या ये जो सिस्टम है, ये आपके अंडर हो सकता है, एक पूरा जिला आपके अंडर हो सकता है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा हुआ जज है ना, वो आपके अंडर नहीं है, वो आपके समकक्ष है। या जो हाई कोर्ट में जज बैठा है ना, वो आपके समकक्ष छोड़िए, आपके ऊपर है।
क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं ना, उसके निरीक्षण का कार्य उसका है, सुपरविजन का काम उसका है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तब, तो वो हमेशा से बहुत विनीत भाव के साथ उनके सामने रहते हैं। यही कारण है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देखिए, वो रोज कुछ न कुछ बोलते हैं, किसी भी कानून को जो संविधान सम्मत नहीं है उसको खारिज कर देते हैं, कुछ भी फैसला देते हैं बिना दबाव के। क्यों? क्योंकि वो संसद के अधीन नहीं है, वो प्रधानमंत्री के नीचे नहीं है, वो प्रधानमंत्री के बराबर है। और इसीलिए संविधान ने व्यवस्था की है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना जरूरी है। अब जैसे ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर सारे नेताओं के नीचे काम करते हैं। कोई मंत्री है, वो सर्वोच्च है उनके अफसरों के लिए। कोई मान लीजिए कोई गृह मंत्री बन गया, अब गृह सचिव तो उसके नीचे काम करे, उसकी 30-35 साल की नौकरी हो गई, अब वो उसके नीचे बताइए फाइलेट होने का काम कर रहे हैं, और नेता उनसे ऊपर है, तो वो उनको जो आदेश देंगे वो मानना पड़ेगा। लेकिन जब वही नेता या वही अफसर कोर्ट जाते हैं ना, तो वो दबाव में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर दबाव, नेताओं का कोर्ट के ऊपर कोई दबाव नहीं है। कोर्ट और संसद दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि दोनों को सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, और कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी के दबाव में नहीं, कोई किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है। अगर किसी को गलतफहमी हो कि फलां मेरे अंडर है, तो अंडर नहीं है, दोनों साथ काम कर रहे हैं देश के लिए। ये व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, वरना तो कभी भी दबाव में लेके आया जा सकता है किसी भी ने जज को, कुछ भी थोड़ा बहुत लालच दे करके। या मान लीजिए अगर संसद के अधीन कोई जज होता, तो नेता क्या हाल करते, बोलते ये फैसला दो, वो फैसला देना पड़ता। इसलिए जजेस के जो वेतन भत्ते हैं वो निर्धारित है, कार्यकाल जो है वो निर्धारित है, उनकी चयन की प्रक्रिया निर्धारित है, उनकी कार्यकाल की सुरक्षा निर्धारित है, उनका प्रोटोकॉल है अपना एक। ये जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहती, और स्वतंत्र ही नहीं रहती तो कुछ भी फैसले आ जाते जो देश को बहुत नुकसान पहुंचाते। फिर मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार के चैप्टर में पढ़ेंगे एक बार इन पर। ये संविधान की विशेषता है, मोटी मोटी नजर मार लीजिए। 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का, 23-24 शोषण का, धार्मिक स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक शिक्षा का, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों का अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। जब उस चैप्टर में आएंगे तो पूरा पढ़ेंगे। प्रस्तावना की आज बात कर रहे हैं, प्रस्तावना से आगे बढ़कर जब संविधान के अलग अलग खंडों की बात करेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र की बात करेंगे, मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, डीपीएसपी की बात करेंगे, तब इन सारी चीजों को देखेंगे कि कैसे हमें अपना कार्य आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या है, रिट्स वगैरह आती हैं। रिट्स वगैरह भी हम आगे चल करके पढ़ लेंगे, तो इसको अभी छोड़ सकते हैं। संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो जितने भी हमने पॉइंट्स देखे हैं उनमें आप एक एक करके ऐड ऑन करते जाइएगा, जो छोड़ रहे हैं उनको आगे कर लेंगे। फिर नीति निर्देशक तत्व हैं, अब ये बेसिकली उसी पर आ गए हैं। कहाँ से चले थे कि बहुत बड़ा लिखा संविधान है, कई स्रोतों से लिया गया है ना, और अलग अलग देशों से लेकर के संघीय व्यवस्था ली है, प्रधानमंत्री व्यवस्था ली है, वेस्टमिंस्टर मॉडल लिया है, और फिर प्रस्तावना पर आए, फिर देखा हमने क्या क्या और विशेषताएं हैं। फिर अब देखिए, पिछला जो था मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अच्छी बात है। ये डीपीएसपीज हैं, तो डीपीएसपीज पर आएंगे तब पढ़ेंगे कि डीपीएसपी क्या होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट पॉलिसी मतलब क्या। स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति, तो राज्य की जो नीति बनाए ना, वो कैसी बनानी है। भाई वो तो चले गए, कानून बना गए, संविधान सभा ने बना दिया संविधान, वो चले गए, हमें बता के नहीं गए कि कैसे कानून बनाने हैं। कल को हम आए और तानाशाह हो जाए और कुछ भी कानून बना देता, ऐसा थोड़ी है। उसके लिए इन लोगों ने नीति निदेशक सिद्धांत छोड़े हैं। नीति निदेशक सिद्धांत के जो कानून बनाओगे ना, वो कैसे बनाने हैं, क्या विचार होना चाहिए कानूनों के पीछे, उसके लिए डीपीएसपी छोड़े। ये संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है कि संविधान बनाने वाले आपको ये बता करके गए हैं कि अगला जब बनाओ कानून भी कोई, तो ऐसे बनाना। कौन से विचारों पर? सामाजिक विचार होने चाहिए, गांधीवादी होने चाहिए, और उदार बौद्धिक विचार होने चाहिए। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि जो भी कानून बना उससे लोगों का लाभ होना चाहिए। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आपने केटर करना है, वो उनको अधिकार देने हैं, ऐसे कानून आपने बनाने हैं। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, देखिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के अलावा आपकी जो राजनीतिक शक्ति है, जो जनमत है, उसको आपने लगातार केटर करना है। फिर 1980 में इसको लेकर के एक मामला हो गया था, मिनर्वा मिल्स। तो देखिए, एक चीज और है, मैं आपको अभी क्लियर कर दूं कि आगे जितने भी मामले संविधान के हुए हैं,
ठीक है, केशवानंद भारती हो, मिनर्वा मिल्स हो, या जितने भी मामले मेजर हुए हैं, उनको एक दिन बैठ करके आराम से पूरे लिस्ट आउट करके समझ लेंगे। तो बीच-बीच में जो मामले आए ना, बस उनका सार समझ लेना, मामला बाद में समझ लेंगे। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर टिकी हुई है। कि भाई डीपीएसपी अपनी जगह है, मौलिक अधिकार अपनी जगह है, दोनों में संतुलन बनाना पड़ेगा। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने की थी। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य है, इसे 51 ए में जोड़ा गया था। इसमें बहुत सारे मौलिक कर्तव्य भी आते हैं, ये भी संविधान की विशेषता है। मौलिक कर्तव्य क्या? कि आपको तिरंगे की या राष्ट्र ध्वज की, राष्ट्रगान का आदर करना है, राष्ट्र की सोवरेनिटी को बचा के रखना है, एकता और अखंडता को बचा के रखना है, जो हमारी कंपोजिट कल्चर है, मिश्रित संस्कृति है, उसको बचा करके रखना है, धरोहर है उनको बचाना है, आपस में भाईचारा रखना है, भाईचारे की भावना का विकास करना है, आदि इत्यादि। यानी कि देशवासियों को कैसे रहना है और सरकार को कैसे रहना है, सब बताया गया है। दिस इज अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, याद दिलाते हैं बेसिकली लोगों को। फिर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? ब्रिटेन से ही वर्ड आया है, यूरोप से शब्द आया है। यूरोप में क्या होता था कि चर्च और स्टेट दो चीजें होती थी। तो भारत में तो चर्च जैसा कुछ था नहीं। चर्च दरअसल बहुत पावरफुल होता था, क्योंकि लोगों को एक संबल के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों की आस्था के लिए बहुत जरूरी था चर्च। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि चर्च शासक के ऊपर है। यूरोप में तो होता था, फिर धीरे धीरे चर्च की सत्ता कम हुई। एनलाइटनमेंट जब आया तो लोगों ने चर्च की सत्ता को क्वेश्चन करना शुरू किया, चर्च का प्रभुत्व थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन चर्च ने अपने पैर पसारे दुनिया के बाकी देशों में। यहाँ तो यही करना चाहते थे, आए थे मिशनरीज, धीरे धीरे फेल हो गए। लेकिन भारत में तो चर्च जैसा कुछ है ही नहीं। चर्च इज अ सिंगुलर एंटिटी। भारत में सिंगुलर एंटिटी जैसा कुछ है ही नहीं। भारत में सिंगुलर एंटिटी है ही नहीं। धर्म ही पहले तो इतने हैं, फिर धर्म में फिरके इतने हैं, पंथ इतने हैं, एक धर्म ही नहीं है इस देश में, किसको सर्वोच्च मानोगे? तो ये जो व्यवस्था की गई थी ना, ये अंग्रेजों की थी, धर्मनिरपेक्ष और सेक्युलर वगैरह, ये सब भारत में नहीं चल सकता था। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भारत में है। पंथ निरपेक्ष कहा गया भारत को कि भाई हर व्यक्ति, बेसिक सिद्धांत तो ये था कि चर्च और स्टेट अलग अलग होने चाहिए। देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर, कि स्टेट अपना काम करे, धर्म अपना काम करे, दोनों एक दूसरे के आड़े ना आए। भारत में भी यही व्यवस्था करना चाहते थे कि धर्म आड़े ना आए, लेकिन धर्म तो कभी आड़े आ ही नहीं रहा था। धर्म तो कभी आड़े ही नहीं आया यहाँ पर राजनीति में। धर्म और राज्य तो हमेशा से अलग रहे। तो हमने धर्मनिरपेक्ष को क्या समझा कि भारत में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी धर्मों के लोग हैं, उन सब के साथ स्टेट समान व्यवहार करेगा। इसे हमने कहा पंथ निरपेक्षता। यानी कि पहले, अब इस ध्यान से समझिएगा इस बात को, स्टेट के मामलों में धर्म इंटरव्यू नहीं करेगा, ये है यूरोपियन कंसेप्ट। और स्टेट लोगों के धार्मिक मामलों में इंटरव्यू नहीं करेगा, ये है भारतीय पंथ निरपेक्षता। आप समझे? एक तरफ तो स्टेट पावरफुल है, एक तरफ तो धर्म पावरफुल है, और यहां स्टेट पावरफुल है। एक तरफ स्टेट आजादी दे रहा है, दूसरी तरफ धर्म से आजादी ली जा रही है। तो भारतीय कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में बहुत ज्यादा अंतर है। अब इसके लिए ना 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। उसके अलावा अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 27, 28, 29 में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। जैसे 14 में किया गया है कि कानून के समक्ष सभी को, कोई भी धर्म से संबंध रखते हैं, उनको सुरक्षा मिलेगी, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15। सार्वजनिक सेवाओं में नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, किसी भी धर्म का, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 25, हर व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने की आजादी मिलेगी तथा उसका पूजा अर्चना करने और उसको अपनाने का अधिकार मिलेगा, अनुच्छेद 25 में कहा गया। अनुच्छेद 26 में है कि अपने हिस्से के धार्मिक मामलों का प्रबंधन कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्लास, कोई भी ग्रुपिंग कर सकती है। उसके अलावा अनुच्छेद 27 में कहा गया कि किसी अन्य व्यक्ति को धर्म प्रचार के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, या उसको आजादी दी जाएगी अपने धर्म का प्रचार करने की, लेकिन बाध्यता नहीं होगी कि आप हमारा धर्म अपनाइए। फिर है अनुच्छेद 28, शैक्षिक जो संस्थाएं, उसमें धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे कि भाई आप ऐसे नमाज पढ़िए, आप ऐसे पूजा अर्चना कीजिए, या आप ये धार्मिक क्रियाक्रम करिए, उसकी आजादी नहीं मिलेगी। और अनुच्छेद 29 में है कि हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षित करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 30 का आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया जाएगा। तो ये वो अनुच्छेद है जहां हर धर्म के व्यक्ति को आजादी दी गई है कि भारत में पूरी आजादी के साथ जो वो चाहे कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे वो रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, उनको कोई ये नहीं कहेगा कि आप ये काम करिए, ये काम मत करिए।
तो ये सारे अनुच्छेद आपने याद करने हैं। जैसे जैसे एक एक अनुच्छेद हम पढ़ते जाएंगे, हम देखेंगे कि हर अनुच्छेद में क्या है। बट फॉर द टाइमिंग, अगर स्पेसिफिकली कोई धर्मनिरपेक्षता की बात करे तो पहले तो उसको अच्छे से समझाना धर्मनिरपेक्षता का कंटेक्स्ट, कि भैया यूरोप में क्या है और भारत में क्या है। तुम लोग स्टेट से पीछा छुड़ा रहे हो और हमारा स्टेट लोगों को आजादी दे रहा है। वी आर नॉट द सेम ब्रो। ठीक है, वो वाली बात आपने बोलनी है। तो ये सारा आपने समझा देना है कि भाई आपके पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता में क्या है। उसके अलावा अनुच्छेद 44 एक हमारा रह गया था। अनुच्छेद 44 क्या है, जिसकी आजकल बातें चल रही है, जो शायद बहुत जल्दी हो सकता है लागू हो जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता क्या है? सब धर्म के लोग बराबर कानून। तो वो 44 में कहा गया कि ऐसा बनाना है, तो वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर आगे चल करके अगर देखें तो धर्मनिरपेक्षता हालांकि एक सकारात्मक पहलू था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया गया सेक्युलरिज्म के नाम पर। आजकल देश में कुछ भी हो रहा है, किसी प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं, उसमें नहीं जाना है। फिर देखिए, भारतीय संविधान की एक और विशेषता है, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूएफ कहा जाता है इसको। तो भाई भारत में जिस वक्त आजाद हुए उस वक्त तो शैक्षणिक दर बहुत कम थी, शिक्षा ही नहीं थी देश में, लेकिन फिर भी हमने सबको मताधिकार दिया। 18 साल से ऊपर जो व्यक्ति, उसको मत का अधिकार दे दिया कि जाओ और अपने मत का इस्तेमाल करो। बहुत बड़ी बात थी हमारे देश के लिए ऐसा करना। फिर 1989 में हमने 61वां संशोधन किया और इसको 21 साल को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। बहुत बड़े कदम थे ये। सब लोग, हमने कहा ना कि जब 1937 के इलेक्शन हुए, आप याद करिए, करीब 10% लोग भारत के वोट दे पा रहे थे। लेकिन 1989 आते आते 88 में कानून बन गया था, 89 में लागू हुआ, हमने भारत की 100% आबादी जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको अधिकार दे दिया मत का। बहुत बड़ा कदम था, बहुत ज्यादा बड़ा कदम था। और भारत विश्वास करता था अपनी जनसंख्या पर, उच्च गरीबी पर, सामाजिक असमानता पर, अशिक्षा पर, कि हमारे पास समस्याएं हैं बट वी हैव द सोल्यूशन। और हमने देश को शिक्षित किया, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक संविधान की विशेषता हुई। फिर एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता पर हम बात कर चुके हैं, नागरिकता का एक अलग टॉपिक आएगा। देखिए, मैं आपको आगे के टॉपिक्स बता देता हूं, आपको थोड़ी सी शांति रहेगी। पहला तो संघ और उसके क्षेत्र है, फिर नागरिकता है, फिर मूल अधिकार है, फिर डीपीएसपी है, उसके बाद स्टेट चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ने वाले हैं तो एक एक करके पढ़ लेंगे। फिर एकल नागरिकता का कंसेप्ट हम अपने नागरिकता वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। आप इतना याद रखिएगा कि ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है, और दरअसल हर वो चीज जो भारतीय संविधान में है वो उसकी विशेषता है। बस कोई पूछे क्या विशेषता है, सारे पॉइंट लिस्ट आउट कर देना, 17-18 पॉइंट है, सारे लिख देना। आज सिर्फ उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। फिर देखिए, स्वतंत्र निकाय भारत में बहुत सारे बनाए गए। स्वतंत्र निकाय मतलब क्या, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, स्वतंत्र निकाय है। जैसे भारत का चुनाव आयोग है, स्वतंत्र निकाय है, कोई दबाव नहीं है। टीएन सेशन बहुत बड़े हमारे एक अफसर रहे जिन्होंने चुनाव आयोग की उस वक्त की जो पावर थी उसको दिखाया। तो एक तो ये बता सकते हैं। दूसरा, यूपीएससी हमने बनाया, यूपीएससी स्वतंत्र निकाय, कोई दबाव नहीं, अपने आसानी से अफसर चुनते हैं और देश में रूल करना उनको सिखाते हैं। स्वतंत्र निकाय है, कोई भी बन सकता है, आपके पास भी आजादी है। चुनाव आयुक्त है, कब चुनाव होंगे इसका राजनेताओं पर कोई दबाव नहीं लेते, वो चुनाव करवाते हैं, अपना आराम से साइड होते हैं। क्यों? संवैधानिक निकाय है, यूपीएससी है। उसके अलावा बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, सीएजी है, जो पैसा का लेन देन सरकार करती है, जो फाइल्स होती है सबका अंकेक्षण ये लोग करते हैं कि सरकार घपला घोटाला तो नहीं कर रही है। दूसरा, जो राष्ट्रपति के निष्पक्ष चुनाव कराने की आजादी चुनाव आयोग को है, यूपीएससी है। स्टेट पीसीएस है। तो इस प्रकार के जो निकाय है वो संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भाई संविधान के बल पर जो लोग सरकार चला रहे हैं, आप उनके ऊपर संविधान की शक्ति आरोपित कर रहे हैं कि आप सरकार चला रहे हैं, आप सिर्फ केयर टेकर हैं, मालिक नहीं है। ये संविधान की विशेषता है जो कि संविधान ही यहाँ के लोगों को देता है। चलिए, उसके बाद है आपातकालीन प्रावधान है, इनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, 356 है, 360 है, ये जो सारे हैं ये पढ़ लेंगे, 352 वगैरह है। तो ये तो पढ़ेंगे, इनमें कोई अभी इनमें जाने की जरूरत नहीं है। बस लिख देना कि विशेषता है। क्यों? जब स्टेट बिल्कुल टर्मोइल में हो, जब स्टेट लगभग बर्बाद होने की स्थिति में आ गया हो, उस वक्त आप कोई ऐसा प्रावधान कर दें जिससे राज्य की सत्ता केंद्र के हाथ में आ जाए। और राज्य की सत्ता जब केंद्र के हाथ में आ जाएगी तो
केंद्र बच जाएगा, राज्य भी बच जाएगा, उसको सुधारने का काम भी हो जाएगा। तो बहुत बार इसे लागू किया जा चुका है। फिर है त्रिस्तरीय सरकार है, संविधान ने विशेषता दी है। सेंटर में सरकार है, स्टेट में सरकार है, लोकल लेवल पर सरकार है। तीन स्टेट की तीन तरीके की सरकारें हैं, तीन स्तर की सरकारें हैं, तीन स्टेजेस में लागू होती हैं। ये एक विशेषता है। 1992 में एक संशोधन हुआ था 73वां, जिसके जरिए हमने अपना भाग 9 जोड़ा और 74 में संविधान संशोधन 92 के जरिए भाग 9 हमने जोड़ा, नई सूची 12वीं जोड़ी, जिसके तहत शहरों में नगर पालिकाएं या शहरों के स्थानीय शासन की व्यवस्था हमने करी। आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, अभी सिर्फ विशेषताओं की बात कर रहे हैं, लाइटली लीजिए थोड़ा सा। जब पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात करेंगे तब इनको बहुत गहराई के साथ समझ लेंगे। अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विशेषताएं देखनी है। फिर सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां क्या होती हैं? सहकारी समितियां सरकार को सहयोग करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे 97 में संविधान संशोधन 2011 के जरिए सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान इन्होंने कर दिया। 3 परिवर्तन किए। पहला तो सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 19 में, कि सहकारी समिति आप बना सकते हैं, संवैधानिक दर्जा उसका होगा। फिर एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया 43B, जिसमें सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की बात की गई। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको संविधान के नए भाग 9B में जोड़ा गया, जैसा अभी पीछे देखा ना, तो इसमें जोड़ा गया। और अनुच्छेद 343 243 ZH से 243 ZT तक शीर्षक से इनको जोड़ा गया। तो ये व्यवस्था की गई। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? बेसिकली आपको कोऑपरेशन क्या होता है समझ रहे हैं ना, सहयोग। तो देश के विकास में सहयोग करने वाली जो समितियां हैं बहुत सारी होती है, उसमें कई ऋणदाता भी होते हैं, कई बहुत सारी अलग अलग प्रकार के उनके कार्य होते हैं, समझ लेंगे जब आएंगे तो, है ना। ठीक है, तो ये संविधान की हमने विशेषताएं देखी। कोई अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, इस लेक्चर में हमने दो चीजें देखी है। पहला, मैं रिकैप कर देता हूं आपके लिए। पहला तो संविधान की आलोचना, संविधान सभा की आलोचना, कि संविधान सभा की आलोचना क्यों होनी चाहिए। दूसरा, कि जो विशेषताएं हैं संविधान की वो हमने देखी। तो ये दो प्रश्न आप टैकल कर सकते हैं, 17 विशेषताएं और 6 आलोचनाएं हमने पढ़ी हैं आज। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अभी जो बात कर रहे थे ना कि कौन से अधिनियम से, कौन से देश से कौन सी विशेषता ली गई है, तो ये वाली जो चीज है ये आपको टेलीग्राम में मैं दे दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा कि कहां से कौन सी व्यवस्था हमने ली है। अगले लेक्चर में आज हमने तो विशेषताएं देखी, आज हमने संविधान सभा की आलोचना और संविधान की विशेषताएं देखी। अगले लेक्चर में हम संविधान की आलोचना देखेंगे कि हमारे संविधान में अच्छाइयां तो बहुत हैं लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं। वो बुराइयां क्या है, उन बुराइयों की चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप ये पढ़ सकते हैं कि कौन से अधिनियम, कौन से संशोधन, कौन से देश से कौन सा आउटलुक भारत के संविधान में लिया गया है, कि कौन से देश से कौन सी विशेषता ली गई है। ठीक है, जैसे जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी समझेंगे। विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अगले लेक्चर में हम समझेंगे। और फ्रांस का संविधान से कौन सी ली गई, दक्षिण अफ्रीका से कौन सी ली, ये आप सारी जो है आपको याद कर लेनी है, ध्यान रखनी है कि कहां से कौन सी व्यवस्था आई। तब आपके लिए और अच्छा होगा, आप और अच्छे से संविधान को रीड कर पाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान की आलोचना की। आज हमने देखी विशेषताएं, और धीरे धीरे करके एक एक करके हम अपने अगले लेक्चर में संविधान की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। पॉलिटी को एकदम शुरुआत से अंत तक लेकर के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज का लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए। आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।